नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और शेख इबन बतूता। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है शेख इबन बतूता। चाचा जी, अपना बैग मुझे पकड़ा दो। नहीं साबू, इस बैग में मेरी बहुत सारी चीजें हैं। उसी समय वहीं खड़े रहो। क्यों बे, चाचा जी की तौहीन करता है? अभी मजा चखाता हूँ। नहीं साबू, इसके लिबास से लगता है कि ये किसी दूसरे मुल्क से आया है, अतः ये हमारा मेहमान है। मेहमान को पीटते नहीं। कहो भाई, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? तुम्हें इसी वक्त सऊदी अरब के शेख इबन बतूता के सामने पेश होना होगा। चलो चलते हैं। चाचा चौधरी और साबू सऊदी अरब को चल दिए। शेख इबन बतूता: चाचा साहब, हमको बड़ा खतरनाक बीमारी हो गया है। हम जब भी गुलाब का फूल सूंघता है, नाक में जोर का खुजली होता है। बड़े बड़े हकीमों, डॉक्टरों से इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हम तुमको पकड़कर बुलवाया। चाचा चौधरी अपने बैग से एक शीशी निकालता है। शेख साहब, जरा इसे सूंघिए। और सूंघते ही आछ! ये देखिए, आपकी नाक में मधुमक्खी घुसी बैठी थी। रस चूसने के लिए मधुमक्खी फूल में बैठी रहती है। जब आप फूल सूंघते हैं तो वो आपकी नाक में घुस जाती है। यही खुजली का राज है। तो इसका मतलब हुआ हम फूल सूंघना ही छोड़ दें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा अजीज शौक है। आप फूल सूंघिए, लेकिन ये जो मैं देता हूँ, वाह क्या खुशबू है इस फूल की। और मुझे खुजली भी नहीं हुई। दरबान, चाचा साहब को लाख मोहरे दे दो। मैं इतनी दौलत का क्या करूँगा? यदि कुछ देना ही है तो एक कनस्तर मिट्टी का तेल दे दो। स्टोव जलाने के काम में आएगा। हम पूरी पाइपलाइन तुम्हारे घर की तरफ मोड़ देते हैं। चाचा जी, आपके फूल पर मधुमक्खी क्यों नहीं बैठी? क्योंकि वो कागज का था। पर उस फूल में खुशबू कहाँ से आई? मैंने उस पर इत्र छिड़क दिया था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चोरी गया हीरा। सेठ हीरालाल, तुम हीरो की दुकान छोड़कर आज इधर कैसे? चाचा जी, बड़ी मुसीबत में हूँ। एक ग्राहक मुझे 4 लाख रुपए का एक हीरा तराशने को दे गया था। क्या वो तुमने नहीं तराशा? बहुत बढ़िया तराशा, पर रात को कोई चोर उसे उड़ा ले गया। अगर कल तक वो हीरा ना मुझे मिला तो ग्राहक मेरा दिवाला निकाल देगा। वो चोर हीरा लेकर कहाँ गया होगा? क्या पता, इतना बड़ा शहर है, सोचना पड़ेगा। जब चाचा चौधरी सोचता है तो उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चोरी के बाद चोर चीजों को बेचने के लिए उतावला हो जाता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। हीरालाल, जरा अपना कान इधर लाओ। खुस फुस। थोड़ी देर बाद, शेख साहब, ये हीरा देखिए, बहुत बढ़िया है। अरे, हम इतना घटिया हीरा खरीदने के लिए कुवैत से नहीं आया। अरे, हम इतना घटिया हीरा खरीदने के लिए कुवैत से नहीं आया। शेख साहब, जरा देखिए तो सही। मगज मत चाटो, हमें अपनी बेगम के लिए लाखों का हीरा चाहिए। तभी, शेख, अगर तुम 2-4 लाख खर्च कर सकते हो तो इधर देखो। ये रहा। वाह, इसी का तो हमें तलाश था। कितने दाम? 4 लाख। मंजूर, हीरा हमारा हो गया। निकालो दाम। हमारे सेक्रेटरी से ले लो। कहाँ है वो? वो तुम्हारे पीछे है। पुलिस? वो वो हीरा चोरी का है। आधे पैसे तुम्हें यहाँ मिल गए, आधे पुलिस थाने जाकर मिलेंगे। क्यों हीरालाल, यही है ना तुम्हारा हीरा? बिल्कुल चच्चा जी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाची ने स्वेटर बुना। भगवान, ये क्या मछलियां पकड़ने का जाल बुन रही हो? नहीं, साबू के लिए स्वेटर। फिर तो इसमें काफ़ी ऊन लग गई होगी। पूरे 200 पाउंड ऊन लगी है, और इस स्वेटर को बुनने में 1 साल लग गया। चाची, क्या मेरा स्वेटर तैयार है? हाँ, लो पहन कर देखो। चाची, इसका गला जरा तंग है। ओह, ये स्वेटर तो मेरे सिर में फंस गया। साबू, स्वेटर उतार दो, मैं इसका गला खुला कर देती हूँ।
उफ, ये तो ना नीचे होता है ना ऊपर। साबू, स्वेटर का एक सिरा इस हुक में अड़ा दो, दूसरी तरफ से जोर लगाकर खींचो, स्वेटर उतर जाएगा। लो, मैंने हुक में स्वेटर अड़ा दिया है, खींचो। मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ। सत्यानाश, तुमने मेरी साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया, सारा स्वेटर उधेड़ कर रख दिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है धमाका सिंह की तलवार। धमाका सिंह, इतनी बड़ी तलवार किसके लिए तेज कर रहे हो? चाचा चौधरी और साबू के लिए। गोबर सिंह, तुम यहीं बैठो, मैं अपनी इस बड़ी तलवार से अभी चाचा चौधरी और साबू के सिर काट कर लाता हूँ। ओह, इतनी बड़ी तलवार उठाकर चलते चलते तो कम वक्त मेरा दम फूल गया। पता नहीं चाचा चौधरी ने अपना घर इतनी दूर क्यों बनवाया है। चाचा चौधरी, उफ। साबू, उफ। मरने, उफ। के, उफ। लिए, उफ। तैयार, उफ। हो जाओ, उफ। अरे धमाका, तो इतनी भारी तलवार क्यों उठा कर लाया, जिससे कि तेरा दम टूट जाए, ताकि एक ही बार से तुम दोनों के सर कलम कर दूं। उफ। ठीक है, उठाओ तलवार, हमारे सर हाजिर हैं। लो, उफ। आई मेरी, उफ। तलवार। धड़ाम। जाओ, इस तलवार को थोड़ा छोटा करके लाओ, ताकि तुम आसानी से उठाकर वार कर सको। अब तो मुझ में उफ इतना दम नहीं कि मैं वापस उफ जा सकूं। साबू, जरा धमाके को वापस पहुंचा दो। और साबू एक जोरदार का किक मारता है। तड़ाक। अरे धमाके, तू तो बेरंग लिफाफे की तरह वापस आ गया। धड़ाम। तो चलिए, और गोबर सिंह फिर से बंदूक लेकर चाचा चौधरी के सामने पहुंच जाता है। टिक टिक, अरे गोलियां खत्म। गोबर सिंह, लड़ाई स्टेन गन से नहीं, अक्ल से जीती जाती है। तुमने सारी गोलियां उस खंबे पर खत्म कर दी है। साबू, गोबर सिंह को घर का रास्ता दिखाओ। नहीं, मुझे छोड़ दो। डाकू गोबर सिंह, अब हमारी बारी है। और साबू का एक जोरदार तमाचा सीधे उसे लाकर उसके घर पे छोड़ देता है। धड़ाम। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मूर्ति। मेरी ये मूर्ति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मूर्तियों में गिनी जाएगी। पलासी, छैनीदास ने सचमुच ये मूर्ति लाजवाब बनाई है। खलासी, अगर हम इस मूर्ति को इस मुल्क से निकालकर किसी दूसरे मुल्क में ले जाकर बेचें तो लाखों कमा सकते हैं। पलासी तो बिल्कुल सही कहता है। आओ, वो मूर्ति हथियाने का ये अच्छा मौका है। बुढ़े, एक तरफ हट जा, हम ये मूर्ति ले जाएंगे। ओह, मेरी ये मूर्ति कई वर्षों की मेहनत है। अरे जा बुढ़े। खलासी, तो मूर्ति को लेकर एयरपोर्ट की तरफ भाग, तब तक मैं इस बुढ़े को यहीं रोकता हूँ। ओह, मेरी मूर्ति, मेरी मूर्ति। साबू, उस मकान की छत पर मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती है। चाचा जी, इसका साथी मेरी मूर्ति लेकर एयरपोर्ट की तरफ भाग गया है, उसे रोको। अगर किसी ने एयरपोर्ट की तरफ कदम बढ़ाया तो मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे भाई, तुम्हारे साथी को रोकने हम नहीं, तुम ही जाओगे। मैं अपने साथी को रोकने जाऊंगा? वो कैसे? अभी देखना। साबू, दायां। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तड़ाक। और वो सीधा उड़ते हुए अपने साथी के ऊपर ही आकर गिरता है। एयरपोर्ट नज़दीक है, मैं हवाई जहाज में बैठकर फुर। धड़ाम। छैनीदास, अपनी मूर्ति उठा लो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाची की मेहंदी। चाचा जी, मेरा सिर चकरा रहा है, पसीना छूट रहा है और दिल घबरा रहा है। ओह, मेरे साबू को पता नहीं क्या हो गया। भगवान, घबराने की कोई बात नहीं है, कड़ी धूप में काम करने से साबू को लू लग गई है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मेहंदी घोलकर साबू को दो, इसका वो सिर पर लेप करेगा। इससे सिर में ठंडक पहुंचेगी। और बादाम का शरबत घोलकर उसे दो, पीने से दिमाग में तरावट आएगी और दिल की घबराहट दूर होगी। मैं अभी ये दोनों चीज़ें बनाती हूँ और तुम्हें आवाज़ देती हूँ। आओ साबू, तब तक हम उस पेड़ की छाया में बैठें। फड़कू, मैंने अभी सुना कि चाचा चौधरी ने चाची को बादाम का शरबत बनाने का आदेश दिया है।
धड़कू, लेकिन उसे पीने तू अंदर कैसे जाएगा? वो पीछे की दीवार का रोशनदान जो है उसके पास खड़ा हो जाता हूँ और मौका मिलते ही अंदर कूद जाऊंगा। अरे धड़कू, मैं मर गया, तेरा भार बहुत है। ये तो हो गया। अब साबू को बुला लाऊं, यही मौका है अंदर कूदने का। और वो जैसे अंदर कूदता है, ओह, मुझे मेहंदी के घोल से निकालो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नारियल और नस्वार। अरे घोपू, क्यों रो रहा है? मुझे एक नारियल चाहिए। अरे ये कौन सी मुश्किल बात है, एक पत्थर मार, नारियल पेड़ से भड़क कर नीचे आ जाएगा। पत्थर तो मैंने कई मारे, पर नारियल को लगा एक भी नहीं है। तब तो कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। लो, वो साबू आ गया। वो काफ़ी लंबा है, वो पेड़ से तोड़कर नारियल तुम्हें दे देगा। चाचा जी, वहाँ तक भी मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा है, तो फिर थोड़ी ये नस्वार सूंघ ले। चाचा जी, आप क्या समझते हो, ये नस्वार सूंघने से मेरा हाथ नारियल तक पहुँच जाएगा? अरे तुम इसे सूंघ कर तो देखो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। लो, तुम कहते हो तो सूंघ लेता हूँ। आ आ आ आ छी। लो गोपू, जितने नारियल चाहिए ले लो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू और बिच्छू। ढपोर, सीसी में इतना बड़ा बिच्छू? हाँ, ये जंगल से साबू के लिए पकड़ा है। लेकिन ये साबू को काटेगा कैसे? मैं उस लंबू के लिए ये स्पेशल चारपाई बनवाई है। मैं इस चारपाई के नीचे बिच्छू वाली सीसी ले जाकर बैठ जाऊंगा। धमाका सिंह, मैंने टेंट फाड़कर जो चादरें बनाई है वो तुम इस पर डाल दो। लो, बिछा दी। ढपोर, अब तुम बिल्कुल चारपाई के नीचे छिप गए हो। धमाका सिंह, अब तुम जाकर साबू को लाओ और उसे इस चारपाई पर बैठने को कहो। उसके बैठते ही उसकी टांग पर मैं यह जहरीला बिच्छू छोड़ दूंगा और इसके काटते ही साबू कम से कम हफ्ता भर अस्पताल में पड़ा रहेगा। मैं अभी उस लंबू को लाता हूँ। अरे साबू चल, मैं एक वीडियोज़ लाया हूँ, उस पर तुझे ऐसी फिल्म दिखाऊंगा जो अभी रिलीज भी नहीं हुई है। सच? धमाका सिंह, मैं भी चलूँ? अरे चाचा जी, आप फिर कभी देख लेना। धमाका मुझे ले जाने से कतरा रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। साबू जाओ, लेकिन जिस चीज़ पर धमाका सिंह बैठने को कहे उस पर उछल कर बैठना। आओ साबू, इस चरपाई पर बैठ जाओ, मैं वीडियो चलाता हूँ। चाचा जी ने कहा था कि उछल कर बैठना, और वो जैसे उछलता है, कड़ाक, मर गया। हाय मेरी कमर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है धमाका सिंह का प्लान। सरदार गोबर सिंह, एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या धमाका सिंह? मैंने अभी अभी चाचा चौधरी को समुद्र के किनारे बैठे देखा है, पर धमाका सिंह समस्या ये है कि उसे मारा कैसे जाए इस तलवार से। चाचा चौधरी वहाँ बेखबर बैठा समुद्र की लहरों और पीछे से तलवार का एक ऐसा हाथ मारो कि धड़ सिर से अलग हो जाए। सरदार आओ मेरे साथ, आज हमारी कामयाबी का दिन है। वो देखो चाचा चौधरी बैठा है, तुम पीछे से जाओ और एक ही बार से उसका काम तमाम कर दो। वाह धमाका तो सचमुच लाजवाब आदमी है। और वो जाता है और जैसे ही वो चाचा चौधरी का सिर धड़ से अलग करने के लिए तलवार उठाता है, ठंडी रेत के नीचे काफ़ी देर आराम कर लिया, अब उठना चाहिए। धप, भागो। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है काना कप्तान। चाचा चौधरी एक दिन दीपू और चिराग के जिन को लेकर समुद्र के किनारे घूमने निकले। चलो दीपू, आज नाव से समुद्र की सैर करें। लेकिन चाचा जी, इतने बड़े जिन को नाव पर कैसे बिठाओगे? नाव इसके बोझ से डूब जाएगी। ठीक है जिन, तुम थोड़ी देर के लिए वापस इस चिराग में घुस जाओ। जो हुक्म मेरे आका। और जिन चिराग में वापस चला जाता है। वाह चाचा जी, इस ठंडी ठंडी हवा में नाव में बैठकर घूमना कितना अच्छा लगता है। दूर उसी समुद्र में समुद्री डाकुओं का एक जहाज। कप्तान देखो, कोई जहाज इधर आ रहा है या नहीं? समुद्री डाकुओं का काना कप्तान दूरबीन से देखता है। एक व्यापारी जहाज इधर आ रहा है, पास आते ही उस पर धावा बोल दो, यात्रियों को कत्ल कर दो और जहाज को अपने कब्जे में कर लो।
जो हुक्म कप्तान। और उस जहाज के करीब आते ही कत्लेआम शुरू हो जाता है। मार दो, एक भी ना बचने पाए। ओह, सारे मर गए। काफी माल हाथ लगा है, हम तीनों माला माल हो जाएंगे। अब उम्र भर कमाने की हमें जरूरत नहीं। कप्तान देखो, एक नाव, उस पर बैठे लोगों ने हमें कत्लेआम करते हुए देख लिया है। यदि उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी तो ठीक है, उनको पकड़कर यहाँ लाओ। नाव रोको और चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो दोनों को यहीं समुद्र में डुबो दूंगा। दोनों को कप्तान के पास लाया जाता है। अरे, ये दोनों सचमुच खतरनाक आदमी लगते हैं, इन्हें मारना ही अच्छा है। तैयार हो जाओ मरने के लिए। तभी चाचा चौधरी अपने जादुई चिराग को रगड़ता है और जिन वापस प्रकट होता है। बाप रे, भागो। भाग कर कहाँ जाओगे? जिन डाकुओं को मुट्ठी में पकड़ लेता है। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। जब तक तुम मेरे मालिक जब तक मेरे मालिक नहीं कहेंगे, मैं तुमको छोड़ नहीं सकता। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हें छोड़ेंगे जरूर, परंतु पुलिस स्टेशन ले जाकर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बबून का टिड्डी दल। साबू, आज वातावरण में हवा रुक सी गई है। एक अजीब सी घुटन है। मुझे दूर आकाश से आती हुई आवाज सुनाई दे रही है, जैसे कोई तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। साबू, आंखें बंद कर लो। चाचा चौधरी, मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अमेरिका के घने आबादी वाले इलाके देख लिए, यूरोप के पुरानी इमारतों में झांका और अफ्रीका के जंगल छान मारे। मुझे क्या पता था कि आप एशिया में मिलोगे। आपकी तारीफ? मैं सबाना हूँ। दूर अंतरिक्ष में एक ग्रह है नछोर, वहाँ का राजा पोपाक का मैं मंत्री हूँ। हमारी जनता के सामने अनाज का संकट है, लोग भूखों मर रहे हैं, इसलिए मेरे राजा ने परामर्श के लिए आपको बुलाया है। क्या तुम्हारे ग्रह में भी सूखा पड़ा है? नहीं, हमारे राज्य में बारिश की कोई समस्या नहीं है, पर जो अनाज पैदा होता है वो एक बदमाश बब्बू नष्ट कर देता है। साबू, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये सारी जनता की भलाई का सवाल है। पर भाई सबान, तुम हमें अपने ग्रह पर ले जाओगे कैसे? मेरी टोपी से जो रोशनी की किरण निकलती है, वे तुम्हारी वाहक वाहक बनेंगी। तो चलिए, ठीक है, तुम हमें अपने नछौर ग्रह में राजा पोपाक के पास ले चलो। एक तेज रोशनी की किरण निकलती है जो साबू और चाचा चौधरी को अपने में समेट लेती है। वो किरण अंतरिक्ष को चीरती हुई कितने ही प्रकाश वर्ष दूर निकल जाती है। नछौर का राजा पोपाक, महाधीराज चाचा चौधरी और साबू आ गए हैं। चाचा चौधरी, हमें बताया गया है कि तुम बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो। हमें उम्मीद है कि तुम कोई उपाय करोगे ताकि हमारी जनता भूखी ना मरे। हमारे ग्रह नछौर की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है और हमारे किसानों की मेहनत से भरपूर फसल होती है, पर उस अनाज का एक दाना भी जनता के पेट में नहीं पहुंच पाता। बब्बू नाम का एक पेटू बदमाश हमारे राज्य की सीमा के बाहर रहता है। वो निठल्ला सारा दिन पड़ा पड़ा ऊँगता रहता है। जब उसे भूख लगती है तो अपना मुंह खोल देता है। उसके पेट में करोड़ों टिड्डियाँ निकलकर हमारे खेतों की तरफ उड़ती है। देखो, आसमान में सूर्य बादलों के पीछे छुप गया है। बेवकूफ, वो बब्बन द्वारा छोड़ा गया टिड्डी दल है। भागो। भागो नहीं, हम उस टिड्डी दल से खेतों से रक्षा करेंगे। उन करोड़ों से लड़ना असंभव है। ओह, बचाओ। बब्बून के टिड्डी दल ने इस तरह कई किसानों को मार डाला और उनके खेतों को नष्ट कर दिया। राज्य में त्राही त्राही मच गई। अगर इस बार की फसल भी नष्ट हो गई तो सारी जनता भूख से मर जाएगी। राजा पोपाक, इस बार तुम्हारी फसल नष्ट नहीं होगी। आओ साबू। कितना बेरहम है वो बब्बून, जो किसानों के हरे भरे लहराते खेतों को बर्बाद कर देता है। अरे किसान भाई, उस टिड्डी दल की कोई खास बात बताओ। टिड्डियाँ सब कुछ खा जाती है, पर इस पेड़ जिसको हम नसीर कहते हैं वे फल नहीं खाती। साबू, इस पेड़ के फलों को चख कर देखो। साबू फलों को मुंह में डालता है। उफ, ये इतने कड़वे हैं जैसे पृथ्वी की नींव। बस हल निकल आया। इस नसीर के कड़वे फूलों और पत्तियों से इंसेक्टिसाइड अर्थात टिड्डी नाशक तेल बन सकता है। साबू नसीर पेड़ के फलों और पत्तों को एक बड़े टब में निचोड़ता है। हमें एक बड़ा स्प्रेयर चाहिए, हमारे कारीगर उसे बना देंगे। बब्बून की आंखें खुलती है और करोड़ों टिड्डियाँ उसके मुंह से निकलती है।
टिड्डी दल, फिक्र ना करो साबू, स्प्रेयर संभालो, मैं पंप मारता हूँ। अचानक टिड्डी नाशक स्प्रे से हमलावर दल घबरा उठता है। सबकी सबकी सब मरकर नीचे गिर रहे हैं। जब टिड्डी दल लौटता नहीं है तो बब्बन गुस्से से पागल होता है। मैं सारी जनता को मार दूंगा। भागो, बब्बन आ गया। घबराओ नहीं साबू, बब्बन को रोको। अच्छा, तो तुम आए हो नछोर के रक्षक बनकर। पहले मैं तुम्हारी गर्दन कलम करता हूँ। मोटे पेटू, बहुत हो चुका। ओह, बब्बन मर गया। हमारी फसल को अब कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। और चाचा चौधरी और साबू पृथ्वी की ओर चल देते हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पानी पर चलने वाला आदमी। स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा है। उन्हें इंतजार है रुस्तम का, जो पानी पर चलने वाला संसार का पहला आदमी है। और रुस्तम के आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। रुस्तम जादूगर है, रुस्तम करिश्मा है, रुस्तम रुस्तम जिंदाबाद। भाइयों, अब मैं आपको वो पानी पर चलने वाला करिश्मा दिखाऊंगा जिसके लिए आपने पैसे खर्च किए हैं। वाह, कमाल है। पानी पर आज तक कोई ऐसे नहीं चला। चाचा जी, आज मैंने एक आश्चर्यजनक खेल देखा। पानी पर चलता हुआ इंसान। टिंगो मास्टर, लग रहा है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। हो सकता है, पर मेरे साथ जिन हजारों लोगों ने रुस्तम को पानी पर चलते देखा, उनका दिमाग तो नहीं फिरा था। अच्छी बात है, कल का शो हम भी देखने जाएंगे। वो रुस्तम जरूर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठ रहा है। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। दूसरे दिन चाचा चौधरी सवेरे ही सवेरे उस पुल पर जा पहुंचा। लोग पानी के ऊपर देखते हैं और नीचे नहीं। रहस्य पानी के नीचे छुपा है। चाचा चौधरी पानी के अंदर गोता लगाता है। अच्छा, तो ये राज है। हवा से भरे खंड के ब्लॉक रुस्तम इस पर पैर रखता हुआ निकल जाता है। चाचा चौधरी सुई से सारे रबड़ के ब्लॉकों में छेद कर देता है। सब में से भरी हुई हवा निकल जाती है। अब ऊपर पानी की सतह पर जाना चाहिए और शाम के खेल का इंतजार करना चाहिए। शाम को भाइयों, अब आप एक ऐसा खेल देखने जा रहे हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। धुप। सचमुच ऐसा खेल पहले कभी नहीं देखा। अब वो किसी को कभी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। तो चलिए इसी के साथ चाचा चौधरी की ये शानदार कहानी और कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।